इन समस्याओं में जो सबसे अहम समस्या न्यायालय के सामने थी वह यह कि न्यायालय में केवल वही व्यक्ति मुकदमा कर सकता है जिसके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, और दूसरा यह कि न्यायालय किसी भी अवैधानिकता के खिलाफ तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि वह मामला औपचारिक रूप से उसके सामने न आए। लेकिन जब कार्यपालिका की उदासीनता और स्वेच्छाचारिता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई तो न्यायपालिका ने भी अपने पारंपरिक प्रतिबंधों को संचालित करके कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में दखल दिया, जिसके परिणामस्वरूप न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का जन्म हुआ। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका द्वारा कार्यकारिणी की शक्तियों का हस्तगन स्वेच्छाचारी ढंग से किया गया है, बल्कि न्यायिक सक्रियता का आधार संवैधानिक है। न्यायपालिका ने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से संबंध स्थापित करके न्यायालय को कार्यकारिणी के क्षेत्राधिकार में प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया है। न्यायालय ने इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया कि यदि कार्यपालिका संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 22 तथा 34 द्वारा तय किए गए अधिकारों और सिद्धांतों को कार्यान्वित नहीं करती है तो संविधान का संरक्षक होने के नाते न्यायपालिका का यह दायित्व और अधिकार है कि वह कार्यकारिणी को आवश्यक निर्देश दे। 1980 से पहले भारत में न्यायपालिका इन अर्थों में अनुदार और निष्क्रिय थी कि वह परंपरागत सीमाओं का आदर करते हुए जनहित के विषय में खुद से कोई पहल नहीं करती थी। वह केवल उन मामलों पर ही विचार करती थी जो प्रभावित पक्ष के द्वारा उसके सामने लाए जाते थे। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने महसूस किया कि सार्वजनिक हित की अनेक समस्याओं, जिनसे गरीब और अशिक्षित तबके का हित जुड़ा है, के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ हो रहे अत्याचार और अन्याय के निराकरण के लिए न्यायपालिका ने जनहित के वादों को मान्यता देकर सामाजिक न्याय स्थापित करने में सक्रिय भूमिका अदा की है। न्यायिक सक्रियता के तहत जनहित से जुड़े मामलों का क्षेत्र, प्रक्रिया, लक्ष्य आदि व्यक्तिगत हित विवादों से बिल्कुल भिन्न है। यह सामाजिक न्याय को स्थापित करने और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार रूप देने का एक प्रभावी उपाय है। ऐसे तमाम मामलों में न्यायालय ने संज्ञान लिया और पीड़ित पक्ष को उसका हक दिलाया जो समाज के दबे कुचले वर्ग से जुड़े थे। इनमें 1982 में एशियाड वर्कर्स का मामला, 1982 का बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस जैसे कई विवादों में उच्चतम न्यायालय ने कार्यवाही करते हुए प्रभावित लोगों को आवश्यक राहतें देने का प्रयास किया है। न्यायिक सक्रियता को उत्प्रेरित करने में न्यायालय द्वारा जीवन के अधिकार की व्याख्या संबंधी फैसले ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए कहा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में जीविकोपार्जन का अधिकार भी शामिल है।
जीवन का तात्पर्य सिर्फ भौतिक अस्तित्व नहीं बल्कि एक सम्मानपूर्ण जीवन के साथ आधारभूत जरूरतों पर अधिकार भी शामिल है। न्यायालय के इस फैसले से चिकित्सा सहायता और स्वास्थ्य अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने यह भी घोषित किया कि अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन के अधिकार में संक्रमण युक्त जल और वायु भी शामिल है ताकि व्यक्ति जीवन का पूरा सुख उठा सके। न्यायालय ने इस संबंध में समय समय पर ऐसे कई आदेश दिए जिसमें प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को या तो बंद करना पड़ा या उन्होंने इसे रोकने के लिए कोई व्यवस्था की। न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के क्षेत्र के अतिक्रमण की आलोचना भी अक्सर हुई है। आलोचकों का कहना है कि न्यायिक सक्रियता के नाम पर न्यायपालिका कार्यपालिका की शक्तियों को हड़प रही है। इस तरह का हस्तक्षेप शासन के तीनों अंगों के बीच संतुलन को समाप्त कर देगा, जिससे उनमें पारस्परिक सहयोग के स्थान पर निरंतर टकराव और विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। खास तौर पर आलोचकों को सबसे ज़्यादा आपत्ति न्यायपालिका द्वारा विधानमंडल के कार्यों में हस्तक्षेप से है। इनके अनुसार विधानमंडल जो जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करता है की अपेक्षा न्यायालय के कुछ एक सदस्य जनहित को ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं। जनहित विवादों के नाम पर न्यायपालिका का हस्तक्षेप दैनिक प्रशासन में निरंतर बढ़ता जा रहा है और स्थिति यह होती जा रही है कि इस तरह के मामले उपहासास्पद बनकर रह गए हैं। हाल के दिनों में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले जिनमें न्यायालय की प्रतिष्ठा को धक्का लगा, चाहे वह न्यायालय द्वारा पार्किंग स्थल के बारे में सरकार को निर्देश जारी करना हो या फिर किसी मरीज की निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करनी हो। ये मामले ऐसे नहीं हो सकते जिनमें न्यायालय रोज रोज हस्तक्षेप करे।